हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका टॉपिक फॉरेन ट्रेड कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फॉरेन ट्रेड एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में उस वक्त के हालात हमें बता रहा है कि उस वक्त जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो उस वक्त हर चीज की इकोनॉमी की पूरी तरह दुर्दशा हुई थी। बट अंग्रेजों के आने से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा फॉरेन ट्रेड में एमिनेंस हासिल थी, महारत हासिल थी। हमें दुनिया का सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन भी बोला जाता था। ठीक है जी, मतलब सोने की चिड़िया भी हम कह सकते हैं, सोने की खादान भी कह सकते हैं कि इस तरीके से हमें ट्रेड किया जाता था। हम एक्सपोर्ट करते थे, हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। हम कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, हम सिल्क टेक्सटाइल वाली चीजें एक्सपोर्ट करते थे, प्रीशियस मेटल्स एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। मतलब इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया अपने तरीके से। हमें हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारी वाटर इंडस्ट्री को बिल्कुल ग्रो नहीं होने दिया। ये तो हमने पिछले में पढ़ लिया। और ये दोनों चीजें की बात मैं अब क्यों कर रहा हूँ, इन चीजों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और मॉडर्न जो इंडस्ट्री से गुड्स बनी थी वही तो आगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होनी थी, या उसी के लिए कैपिटल गुड्स आनी थी। पर वो उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने कंट्रोल के हिसाब से वो उसको चलाते रहे, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। और जो फॉरेन ट्रेड उनके आने से पहले बहुत अच्छी सिचुएशन में था, अब वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। तो अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आप अपने नोट्स भी इससे इजीली बना सको और रिवीजन के लिए भी इसको आप कर सको। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की बात करने के लिए आपको मैंने समराइज तो कर दिया है, पर इसी चीजों को आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ से पॉइंट वाइज बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें इंडिया हैज गेन्ड, आप पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे तो आपको इजी रहेगा याद करना भी और लिखना भी। गेन्ड एमिनेंस, एमिनेंस, ठीक है जी, इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब है हमें महारत हासिल थी। ठीक है जी, फॉरेन ट्रेड में हमें कोई हरा नहीं सकता था। हमारे पास बहुत ज्यादा सरप्लस स्टॉक होता था, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाते थे। हमारी जरूरतें पूरी करने के बावजूद भी, अपनी इकोनॉमी की जरूरतें पूरी करने के बावजूद भी इतना बच जाता था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ओवरऑल सारी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। ठीक है जी, उसके बाद क्या, और उसको क्या कहा जाता था, इंडिया वाज नोन एज सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। सोने की खदान में इंडिया को समझा जाता था कि यहां से बहुत कुछ मिल सकता है, और सोने की चिड़िया भी हम उसको बोलते थे। और प्रायर टू इंग्लिश या ब्रिटिश रूल, प्रायर को हम कह सकते हैं अर्लियर, अर्लियर उनके आने से पहले, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के आने से पहले आर एक्सपोर्ट्स वर क्या थे, कॉटन एंड सिल्क के टेक्सटाइल फिनिश गुड्स, मतलब कपड़े फिनिश गुड्स थे। और दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, इसके अलावा हम वुडन गुड्स बेचते थे। वुडन की किस्म कारीगरी बहुत अच्छी थी, वुडन गुड्स थे। और उसके बाद आइवरी वर्क, आइवरी वर्क समझते हो ना क्या होता है, आइवरी गुड्स भी बेचते थे। ओके, उसके बाद सिलाई कढ़ाई वाला सामान जिसमें बहुत अच्छी कारीगरी होती थी। और उसके बाद प्रीशियस गोल्ड, इसमें हमारी महारत हासिल थी। ठीक है, ये चीजें हम सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। बट जैसे ही ब्रिटेन से लोग यहाँ आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, फिर गवर्नमेंट ने उनकी गवर्नमेंट ने भी हमारे कंट्री को टेक ओवर कर लिया और पूरी इकोनॉमी हमारे उनके आगे सरेंडर हो गई जब, तो उन्होंने, अब मैं पॉइंट नंबर ये लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 पॉइंट हो गए, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 3 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद की बात करते हैं। ठीक है जी, तो जब उन्होंने पूरी तरह हमारे देश में कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले आई थी, बाद में उनकी देश ने ही हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों की सरकार ने ले लिया और हम पूरी तरह उनके अधीन हो गए। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट, प्रायर, पहले क्या पॉइंट था, प्रायर, अब आफ्टर दैट
ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड आर फॉरेन ट्रेड, उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को क्या किया, पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया, ठीक है जी। उसमें डिस्क्रिमिनेटरी बाय इंट्रोड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव वाली, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी उन्होंने अपनाई, मतलब टैक्सेस उनके भेदभाव वाले थे। उसे क्या भेदभाव वाले कैसे था, मतलब क्या था कि हम क्या करते थे, वो यहां से एक्सपोर्ट करने लगे, क्या एक्सपोर्ट करने लगे, कॉटन, मेजरली कॉटन लेके जाते थे, इंडिगो, ठीक है जी, और जूट, ठीक है जी। ये तीन चीजें वो लेके जाते थे, क्यों, क्योंकि टू यूज दीज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक तो पहले उन्होंने कमर्शियलाइज करवाया, जबरदस्ती उनको बेचने के लिए बोला, उगाने के लिए बोला, फिर उनको मार्केट में प्राइस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। वो पहले मनी में डील नहीं करते थे, किसानों को तो एक्सप्लॉइट किया ही किया, बाद में वो इन चीजों को क्या कर रहे, विदाउट टैक्स, जिसको मैं सिंपल टैरिफ तो बोलते हैं ना, कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तब जो ड्यूटी लगती है उसको टैरिफ बोलते हैं, और ये हम सिंपल भाषा में कहें कि विदाउट टैक्स नेचुरली फिर उसकी जो इंपोर्ट की कॉस्ट है उनको सस्ती मिलेगी, उनका रॉ मटेरियल सस्ता रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, और हमें इंपोर्ट क्या हो रहा था, फिनिश गुड्स। अगेन फिनिश गुड्स आ रहे थे हमारे देश में, फिनिश गुड्स आ रहे थे which were produced in British industries, और उनकी मिलों का तैयार सामान हमारे देश में आके बिक रहा था, और वो भी विदाउट टैक्स, विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट टैक्सेस। तो नेचुरली रॉ मटेरियल तो उनको पहले सस्ता मिल ही रहा था, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं चार्ज कर रहे थे, उनको वो सस्ता पड़ रहा था, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रह रही थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहने की वजह से उनका सेल प्राइस भी कम रह रहा था, अपना प्रॉफिट या अपना मार्जिन को पूरा ले रहे होंगे उसमें। और जब वो एक्सपोर्ट होके, मतलब इंपोर्ट होके हमारे देश में दोबारा आ रहा था उनका फिनिश गुड, उसमें फिर टैक्स कोई नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में जब ये इंपोर्ट होके आया, हमारे देश में हमारा बना हुआ सामान, हमारे लोगों द्वारा बनाया हुआ सामान ही महंगा लगने लगा, और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में बना हुआ सामान महंगा बिकने लगा। तो जो हमारे लिए, हमारे फॉरेन ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो अब मैं इसको ऑब्जर्वेशन को, ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको लिख के दिए, इसको पॉइंट वाइज लिख के देता हूं, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो 3 पॉइंट जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं वो उसके इस तरह के, एक तरह से क्या है, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि उस वक्त हम अंग्रेजों के समय में जब ब्रिटिश हमारे देश में राज करते थे, इंडियन इकोनॉमी में हम फॉरेन ट्रेड की दशा को बताने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, नेट एक्सपोर्टर of raw material and importer of finished goods। ये तो मैंने आपको पहले भी दिया, लेकिन समाप्त करने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, हम अब सिर्फ अंग्रेजों पे ही डिपेंडेंट थे। हमारा 50% तक का जो फॉरेन ट्रेड है वो किनके लिए था, ओनली फॉर ब्रिटिश, ओनली फॉर ब्रिटेन तक ही सीमित था, और बाकी जो बचता था वो किसमें बच जाता था, श्रीलंका में, चाइना, और आज के देश में अगर हम बात करें तो कहां पे जाता है वो, ईरान में, ठीक है, इन कंट्रीज में जाता है। तो हमारे देश में वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है, यहां से, और बाकी ये आता था, फिनिश गुड्स हमारे देश में आते थे। ओके, तो इसके लिए क्या करते थे वो, मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज चलाते थे, टैरिफ पॉलिसीज, ठीक है जी। और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था इन चीजों को बेचना,
और हमारे पास जो इंपोर्ट होने के सामान आता था, इंपोर्ट हम करते थे, वो भी करते थे कैपिटल गुड्स का। फिनिश गुड्स तो आते थे, कैपिटल गुड्स भी हमारे देश में इंग्लैंड से ही आते थे, ब्रिटेन से ही आते थे। और वैसे तो मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत कम थी, लेकिन वो जो आते थे कैपिटल गुड्स वो भी ब्रिटेन से आते थे। कैपिटल गुड्स का ब्रिटेन से आने का मतलब ये था कि हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है ताकि हम मशीनों को हमारे देश में बना सके। इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ आवर इकोनॉमी ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोपोली कंट्रोल। तो मोनोपोली कंट्रोल दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, हालांकि मैंने इसी में आपको बता दिया कि इनका जो 50% ट्रेड था वो किनके साथ था, इंडिया का ब्रिटेन के साथ, बाकी श्रीलंका और चाइना के साथ था। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट मैं भी आपको बता रहा हूं, मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल, ठीक है जी। कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हमारे पास सामान होता था बट अंडर मोनोपोली कंट्रोल। ये मोनोपोली आपने पिछले साल पढ़ा था ना, एकाधिकार। ठीक है, एक का अधिकार मतलब पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। वो जिसको चाहे बेचेंगे, वो जिसको चाहे नहीं बेचेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी चीज इंपोर्ट होगी, वो डिसाइड करेंगे हम कौन सी चीज एक्सपोर्ट करेंगे। वो डिसाइड करते थे हम चाइना को बेचें या ना बेचें, हम श्रीलंका को बेचें या ना बेचें। वो डिसाइड करते थे कि हम पर्शिया को बेचें या ना बेचें, जो कि आज की डेट में हम जिसको मॉडर्न ईरान बोलते हैं। तो कंट्रोल पूरी तरह से किनके पास था, ब्रिटेन के पास था। तो अंडर मोनोपोली कंट्रोल हमारा फॉरेन ट्रेड पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। 50% जैसे कि मैंने आपको बताया, वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड्स फ्रॉम इंडिया and import of finished goods from Britain, as India was considered as a very huge market, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा तैयार बाजार मिल गया था सामान बेचने के लिए अपनी मिलों से बना हुआ। और ये चीज एक और सामने आ रही है, हमारे पास एक्सपोर्ट करने को क्या था, प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स में हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कॉटन। हाँ जी, कॉटन के बाद जूट और क्या था, मेजरली इंडिगो, जो कि उनकी टेक्सटाइल मिल को चाहिए था। स्टूडेंट, इससे एक चीज ये समझ आती है कि जब आप रॉ मटेरियल को ही बेच रहे हो, रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो जबरदस्ती ही करवा रहे थे, तो इट शोज दैट आवर इकोनॉमी वाज अ पुअर, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्योंकि हमारे पास संसाधन ही नहीं है अपनी इकोनॉमी में प्राइमरी गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसी वजह से तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। हमारे पास बहुत ज्यादा कॉटन होती थी, हमारे पास बहुत ज्यादा जूट होती थी, इंडिगो होती थी। ठीक है, उसके बावजूद हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, कैपिटल गुड्स नहीं थे कि हम यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स को स्टैंड कर सके ताकि वो रॉ मटेरियल के रूप में प्राइमरी गुड्स बाहर ना जा सके। तो ये हमारे देश की दुर्दशा, इकोनॉमी की दुर्दशा को बताने के लिए सफिशिएंट है। जब कोई कंट्री या इकोनॉमी प्राइमरी गुड्स को बेचने के लिए, बाहर एक्सपोर्ट में बेचने के लिए सहमत हो जाती है या मजबूर हो जाती है, तो इसका मतलब कि उनकी इकोनॉमी में सेकेंडरी इंडस्ट्री या मॉडर्न इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही नामात्र है। ठीक है जी। और तैयार माल का आना, इसका मतलब जहां तैयार माल का आना भी यही मतलब है, एक तो आपके पास नहीं है, जो नई मशीनरी नहीं है जिससे आप टेक्सटाइल मिल्स को स्टैंड कर सको, और दूसरा इंडिया बहुत बड़ा बाजार उनको लगाया, बाजार मिल गया था, सब कुछ बन गया था उनका, अंग्रेजों को इस चीज में मेहनत करनी नहीं पड़ती थी। ठीक है, वो अपने आप ही सामान आता था, बिकता जाता था। तो अब तीसरा पॉइंट इसकी बात करते हैं, सरप्लस ट्रेड। तीसरा पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली फॉर ब्रिटिश। हमारे पास सरप्लस होता था, बहुत ज्यादा सरप्लस था ट्रेड,
सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या होता है, आपको समझ लो। सरप्लस ट्रेड, सरप्लस का मतलब होता है फायदा, बचा हुआ। तो सरप्लस ट्रेड में तीसरा पॉइंट पहले लिखो, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सरप्लस ट्रेड but for benefit of British स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको समझाता हूं। सरप्लस अगर आपने ध्यान दिया हो, सरप्लस हम कब बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये छोटी सी टर्म समझ आ रही है? यदि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ा तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरप्लस हम फॉरेन ट्रेड में कब कहते हैं, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स आर मोर देन आर इंपोर्ट्स। तो इस केस में पैसा बचता है देश के लिए, इस केस में पैसा बचता है देश के लिए, देश की इकोनॉमी, देश की डेवलपमेंट के लिए काम आता है नेचुरली। और सरप्लस को किस लिए यूज किया जाता है? सरप्लस को फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ of the economy। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, रादर हमारे देश में ये जो सरप्लस बचा हुआ था उसको एक्सप्लॉइट किया। किस लिए? बट दे यूज, यहां पे दे की जगह मैं ब्रिटिश लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट ब्रिटिशर्स यूज दिस सरप्लस टू मीट, वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए करते थे, टू मीट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या एक्सपेंसेस। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, देश भर को चलाने के लिए वो पैसा यहां से ही लेते थे। और उसके बाद टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर। आपको याद होगा 1947 से पहले वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई थी एंड 2 भी हुई थी। और वो पैसा कहां से आ रहा था, लोग कहां से आ रहे थे? वो यहां से जो पैसा बचता था वो यूज करते थे लड़ाई न लड़ने में। हमारे देश का पैसा, हमारी जमीन से उगा हुआ पैसा, प्राइमरी गुड्स हमारी जमीन से उगते थे और वो एक्सपोर्ट करके जो हमें फायदा हो रहा था, नो डाउट फायदा हो रहा था, पर वो यूज सिर्फ इन 2 जगह के लिए हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक्सपेंसेस ऑफ वॉर के लिए, जिसकी वजह से हमारे देश को की इकोनॉमी प्रॉस्पेरस हो ही नहीं सकी और फॉरेन ट्रेड पिछड़ा ही रह गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगले टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।